नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है आव्यूह। ठीक है, आव्यूह गणित में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसका प्रयोग जो है वह नॉर्मल लाइफ में बहुत जगह होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि इस आव्यूह का मतलब क्या होता है। देखिएगा, आव्यूह जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, आ प्लस व्यू। ठीक है, आ का मतलब होता है आयताकार, आ का मतलब है आयताकार। ठीक है, और व्यू का अर्थ व्यू होता है, अभी बताऊंगा। व्यू का मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रकार की व्यवस्था, एक प्रकार की व्यवस्था। जैसा कि पुराने महाभारत काल में चक्रव्यूह का नाम आपने सुना होगा, तो वह चक्र के रूप में एक व्यवस्था होती थी जिसको भेदना बहुत ही मुश्किल होता था। उसी प्रकार से व्यू का अर्थ यहाँ पे होगा व्यवस्था से। अब गणित में आयताकार व्यवस्था का क्या मतलब होता है, तो देखिएगा, आयताकार का मतलब है कि हम किसी भी दी गई गणितीय वस्तुओं या साधारण वस्तुओं को इस आयताकार संरचना में, इसी को बोलते हैं आयताकार, आयताकार संरचना। ठीक है, इस आयताकार संरचना के अंदर विभिन्न स्थानों पर हम यहाँ पर वस्तुओं को व्यवस्थित करेंगे। यही व्यवस्था गणित में आव्यूह कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि इस आयताकार संरचना में हम आगे क्या देखेंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूं। आव्यूह, आव्यूह, आव्यूह का मतलब होता है दी गई वस्तुओं, दी गई वस्तुओं या संख्याओं, दी गई वस्तु या संख्याओं को आयताकार, आयताकार बक्सेनुमा, बक्सेनुमा आकृति में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इसे आव्यूह कहते हैं, इसे आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसे आव्यूह कहते हैं। अब देखिएगा, इस आव्यूह के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैपिटल ए बराबर 2, 3, 5 और 7। ठीक है, यह 2, 3, 5, 7 एक आव्यूह को निरूपित करता है। अब इस आव्यूह में कुछ नोटेशन होते हैं और उस नोटेशन या फिर शब्दावलियों को हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आव्यूह के व्यवहारिक उदाहरण क्या होते हैं। आप जानते हैं कि आपकी जो अंक तालिका है, ठीक है, अंक तालिका, अंक तालिका में मान लीजिए इस तरीके से ये आपका सर्टिफिकेट है। ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश दे रखा है, हिंदी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री दे रखा है। ठीक है, और मैथ्स दे रखा है। ठीक है, अब आपको अलग अलग टेस्ट में, मान लीजिए ये फर्स्ट टेस्ट है, ये सेकंड टेस्ट है। ठीक है, ये हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है। ठीक है, अर्धवार्षिक है, और इसके पश्चात ये थर्ड टेस्ट है, और अंत में वार्षिक परीक्षा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपकी अंक तालिका में वर्ष पर्यंत जिन जिन सब्जेक्ट में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक में जो मार्क्स आए हैं, उसके आधार पे आपका अंतिम रिजल्ट यहाँ पर कंसीडर होता है। यह पूरी की पूरी अंक तालिका वाली व्यवस्था और कुछ नहीं है, आव्यूह का एक व्यावहारिक उदाहरण है। ठीक है, अर्थात दिए गए डेटा को हम सुव्यवस्थित तरीके से किसी माध्यम के द्वारा व्यवस्थित करते हैं
तो वह एक आव्यूह का ही अनुप्रयोग है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारा जो कैलेंडर सिस्टम है, आप जानते होंगे कि कैलेंडर जो है वह वर्ष के महीनों, तारीखों और वारों का क्या है, एक सुनियोजित व्यवस्थित रूप है ना, सुनियोजित व्यवस्थित रूप है। तो यह भी एक एग्जाम्पल है किसका, अनुप्रयोग है किसका, आव्यूह का। ठीक है, साथ ही साथ आपके कक्षा में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, अर्थात उपस्थिति रजिस्टर होता है, वह उपस्थिति रजिस्टर भी एक प्रकार से आव्यूह का ही अनुप्रयोग है। दिए गए डेटा को, आंकड़ों को जब जब हम अपनी सहजता के लिए एक क्रमागत तरीके से व्यवस्थित करते हैं, यही व्यवस्था आव्यूह का अनुप्रयोग कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी आपको। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये वाला। ठीक है, यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण चीज लिख रहा हूं। अभी आपको थोड़ा सा इसमें शंका होगी कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एक आव्यूह है तो उस आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। साथ ही साथ इसमें बराबर का चिन्ह लगेगा और इस तरीके से एक आयताकार बक्सा बनेगा और आयताकार बक्से में हम अंकों, संख्याओं या वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके का आयताकार बक्से का प्रयोग करें। आव्यूह के लिए ये वाला आयताकार बक्सा भी प्रयोग में लिया जाता है और इस तरीके से व्यवस्था भी प्रयोग में ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रयोग में लेते हैं, जो कि साधारणतः सभी पुस्तकों में और अध्यापकों द्वारा लिया जाता है, और इस व्यवस्था को थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर आप यहां पर भी दो रेखाएं और यहां पर भी दो रेखाएं लेते हैं तो यह तो निरूपित करता है एक आव्यूह को, लेकिन गलती मत कर देना, अगर सिंगल रेखाएं लोगे तो यह निरूपित करेगा किसको, सारणिक को। ध्यान दीजिएगा, यह सारणिक है जबकि यह निरूपण किसका है, आव्यूह का। बात समझ में आ रही होगी आपको। या तो आयताकार बक्सा प्रयोग में लीजिए या फिर दो समांतर, इधर भी दो समांतर रेखाओं का प्रयोग कीजिए तो आव्यूह को निरूपित करेगा। अगर एक और एक रेखा लोगे तो यह आव्यूह को नहीं करेगा, किसको निरूपित करेगा, सारणिक को निरूपित करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आव्यूह के बारे में बेसिक चीजें। ठीक है, आव्यूह की परिभाषा हमने देख ली। अब आव्यूह की कोटि या फिर क्रम। ठीक है, आव्यूह की कोटि या फिर क्रम। उससे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आव्यूह की पंक्ति क्या होती है और आव्यूह का स्तंभ क्या होता है। ठीक है, इसको पहले समझना आवश्यक है। मान लीजिए ए आव्यूह में यहां पर ले लेता हूं 2, 7, 9, 1। ठीक है, यहां पे मैं 2 और 2 लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, जो क्षैतिज रेखाएं हैं यह कहलाती है आव्यूह की पंक्ति, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, और यह भी आव्यूह की पंक्ति है और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं रो। अब ये आव्यूह की पहली पंक्ति है इसलिए हम इसे R1 से निरूपित करते हैं, और ये दूसरी पंक्ति है इसलिए हम इसे R2 से निरूपित करते हैं। मतलब ये रो 1 है और ये रो क्या है, 2 है। उसी प्रकार से पंक्ति अगर परिभाषित है तो स्तंभ भी परिभाषित होंगे। ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, इसे हम बोलेंगे स्तंभ या फिर कॉलम या फिर C1, क्योंकि ये पहला स्तंभ है, और इसे हम बोलेंगे क्या, C2। अब देखिएगा, क्षैतिज रेखाओं को तो पंक्ति बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, तो पंक्ति में मैं लिखूंगा आव्यूह की क्षैतिज रेखाएं, आव्यूह की क्षैतिज रेखाएं जो होती है वह क्या कहलाती है, पंक्ति। और उसी प्रकार
आव्यूह की ऊर्ध्वाधर रेखाएं, आव्यूह की ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी हमारी स्तंभ। तो आप देख सकते हो इस आव्यूह ए में 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट में आव्यूह का क्रम, जो कि मैंने अभी पंक्ति और स्तंभ के समझाने के बाद में अच्छे से समझ में आएगा। आव्यूह का क्रम, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m एवं स्तंभों की संख्या n हो तो उस आव्यूह का क्रम जो है वह m क्रॉस n होगा। उस आव्यूह का क्रम m क्रॉस n होगा। एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर a आव्यूह मैंने ले ली, 2 3 5 7 9 1 4 8 7। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर हम बात करें तो ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। ये हमारा पहला स्तंभ है C1, ये दूसरा स्तंभ है C2, ये तीसरा स्तंभ है क्या? C3। ठीक है, तो जब भी हम इस आव्यूह के क्रम की बात करेंगे, क्रम को यहाँ पर हम निरूपित करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे 3x3 क्रम का क्या? आव्यूह। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? 3x3 क्रम का आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी क्या है? 3 है। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। बी को हम लिखते हैं आयोटा 2 आयोटा 3 + 4 आयोटा 7 आयोटा -1 2 प्लस का आयोटा। ठीक है, अब सुनिएगा, बोले सर यहां पर आयोटा कहां से आया? तो मैं इसी एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूं, आव्यूह के अंदर जो वस्तुएं आती है, जो संख्याएं आती है, वह संख्याएं वास्तविक भी हो सकती है या फिर सम्मिश्र भी हो सकती है। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि गणित में सम्मिश्र संख्याओं का अस्तित्व है, जो कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस सम्मिश्र संख्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं? इस आव्यूह में अवयवों के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं पूछूं इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं स्तंभों की बात करूं तो ये एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, ये C1 C2 C3। तो अगर इस आव्यूह के क्रम की बात करूं तो 2 पंक्तियां हैं, तो यह आव्यूह हो जाएगी 2x3 क्रम की। ठीक है, तो ये हमें इस स्थान पर लिखना होता है जहां पर आव्यूह का ये राइट मोस्ट और बॉटम पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हमेशा आव्यूह का क्या लिखा जाता है? क्रम लिखा जाता है। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। C, इसे मैं बोलता हूं 1 2 7 9 1 5। मुझे बोला जाता है इस आव्यूह का क्रम बताइए, तो आप खुद इसमें देख सकते हो, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 तो पंक्तियां हैं, और स्तंभ, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो ये इस आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा? 3x2 क्रम की आव्यूह। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं आव्यूह का व्यापक रूप। आव्यूह का व्यापक रूप। ठीक है, आव्यूह का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिसेस। अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं A बराबर एक आव्यूह हम ले लेते हैं यहां से, इसमें मैं A11 A12 A13 से लगा करके A यहां पर आएगा। मान लीजिए ये आव्यूह जो है वो M क्रॉस N का है। ठीक है जी, तो इसे मैं लिखूंगा A1N। फिर यहां पे आएगा A21
A22, A23, यहाँ से आएगा A2N, और ये मामला चलता जाएगा, यहाँ पे भी चलता जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे A, चूंकि ये पहला स्तंभ है और इसकी पंक्ति M है, तो A, इसे मैं लिखूंगा क्या, इसे मैं लिखूंगा यहाँ से देखिएगा AM1, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जो आएगा वो आएगा AMN। यहाँ बीच में क्या आएगा देखिएगा, ये MV पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, ये MV पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो लास्ट में अपने को मिलेगा यहाँ से AMN, ठीक है। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अभी आपको एक एक करके मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले देखिएगा कि इसमें पहली बात तो ये है कि A11, A12, A13 से लगा करके AMN, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं आव्यूह के अवयव। क्या कहलाते हैं? आव्यूह के अवयव, ठीक है। साथ ही साथ में सेकंड चीज क्या है, M क्रॉस N, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आव्यूह का क्रम। ये क्या कहलाता है? आव्यूह का क्रम। और आव्यूह को कैपिटल A के द्वारा और आयताकार बक्से में हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है जी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोले सर ये A11, 12, A13, A1N, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, हमें समझ में नहीं आ रही। तो देखिएगा, इसको मैं समझा देता हूं, इसको मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, इससे मैं बोलता हूं A11, A12, यहां से A21 और यहां से आएगा A22, ठीक है। यह 2x2 क्रम की क्या है, आव्यूह है। थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं इस A11 पर कॉन्सेंट्रेट करूं, थोड़ा ध्यान दूं, तो इसमें पहली जो चीज है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं जूम करके, ठीक है। ये जो पहला अंक है, यह इसकी पंक्ति को निरूपित करता है, मतलब यह अवयव कौन सी पंक्ति में। और ये जो दूसरा 1 लिखा हुआ है, यह इसके स्तंभ को क्या करता है, निरूपित करता है। किसको करता है? स्तंभ को निरूपित करता है, ठीक है। ये इसके किसको निरूपित करता है? स्तंभ को निरूपित करता है, ठीक है। मतलब A11 का मतलब है कि A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। आप खुद देख सकते हो कि अगर मैं पंक्ति की बात करूं R1 और इस स्तंभ की बात करूं तो C1, तो R1 और C1 कहां पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, तो A11 पे काट रहे हैं। अगर मैं A12 की बात करूं तो इसका मतलब होता है यह पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। A21 की बात करूं तो ये दूसरी पंक्ति, दिखाई दे रहा है आपको, ये R2 मतलब दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का, और ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पे आ जाओ, A11 का मतलब देखिएगा, ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ। A12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वह उसी अवयव को निरूपित करेगा। AMN पे भी आ जाओ, MV पंक्ति और NV स्तंभ को जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वह क्या कहलाएगा, अवयव AMN। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल से हम देखेंगे, इसको और अच्छे समझेंगे। मान लीजिए कैपिटल B 2 3 5 7 4 9 1 8 7 1 8 7 6 3 4, ठीक है। आप देख सकते हो ये कितने बाय कितने का आव्यूह होगा, तो इसमें R1, R2, R3, ठीक है। और ये आपका C1, C2, C3 और C4। अगर मैं पूछूं इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें 3 तो पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, तो इस आव्यूह का क्रम होगा 3/4 क्रम का आव्यूह, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके पूछता हूं कि इसमें A11 का मान कितना होगा, ठीक है, A31 का मान कितना होगा, A14 का मान कितना होगा और A22 का मान कितना होगा। ये चीज हमें इस आव्यूह की सहायता से निकालनी।
अब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कहाँ पे काट रहा है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को काटने वाला अवयव जिस अवयव पर काट रहा है वही A11 का मान होगा। अगर A31 की बात करूं तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, आंसर आएगा अपने पास 4। A14 की बात करूं, 14 का मतलब होगा पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ, आंसर आएगा 8। A22 की बात करूं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिएगा दूसरी पंक्ति हमारे पास ये, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, आंसर आएगा हमारे पास 7। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अवयवों को निकालना या ढूंढना समझना पड़ेगा। उसके पश्चात आगे हम इन अवयवों का कैसे प्रश्नों में प्रयोग करते हैं वो भी देखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अवयव के व्यापक रूप का गणितीय निरूपण। गणितीय निरूपण, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अवयव के व्यापक रूप का गणितीय निरूपण, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्या चीज़ है ये। मान लीजिए मैंने दे दिया एक कैपिटल ए, ठीक है, इससे मैं लिखता हूं AIJ M क्रॉस N, ठीक है। एक दूसरा B ले लिया, इसे मैं दे रहा हूं BIJ, ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूं P क्रॉस Q। अब देखिएगा, गणित में बड़ी चीजों को छोटा करके लिखने के लिए उसको गणितीय निरूपण या फिर उसका स्मॉल भाग या स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, उस रूप से लिखा जा सकता है कि उसको आसान तरीके से कैसे निरूपित किया जा सकता है। अब सुनिएगा, इस चीज में ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें एक एक चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। कैपिटल ए हम सब जानते हैं, अवयव को निरूपित करने का नोटेशन है बराबर का चिन्ह, ए बराबर है अवयव, ये आयताकार बक्सा अवयव को निरूपित करता है, ए जो है वो किसको निरूपित करता है, अवयव को निरूपित करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, और ये चीज मैंने आपको बताया कोटि को निरूपित करता है कि ये M क्रॉस N कोटि की अवयव। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये I और J, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, A11 में 1 क्या था, यह पंक्ति थी, और ये 1 क्या था, यह स्तंभ था, ठीक है। तो सेम टू सेम अगर हम AIJ की बात करेंगे तो इसका मतलब यह IV पंक्ति और JW स्तंभ का क्या होगा भाई, अवयव होगा। IV पंक्ति और JW स्तंभ का क्या होगा, अवयव होगा, जिसमें I का मान, ध्यान दीजिएगा I का मान क्या, I का मान वेरी करेगा, 1 से लगा करके कहां तक जाएगा, हमें पता है कि I पंक्ति को निरूपित करता है और M जो है वो टोटल पंक्तियों की संख्या है। तो I का जो मान है वो 1 से लगा करके M तक जाएगा, और J का जो मान है वह 1 से लगा करके N तक जाएगा। यह I और J के यहाँ पर मान होंगे। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। तो आप देख सकते हो I का मान 1 से लगा करके M तक और J का मान 1 से लगा करके N तक जाएगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या M होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी, N होगी, और 1 से लगा करके M तक पंक्तियां होंगी और 1 से लगा करके N तक क्या होंगे, स्तंभ होंगे। उसी प्रकार से इस I की बात करूं तो इस I का मान 1 से लगा करके P तक होगा, और इसमें J का मान 1 से लगा करके N तक होगा। चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है जी, क्योंकि P इसमें कुल पंक्तियों को निरूपित करता है और Q कुल स्तंभों को निरूपित करता है। I पंक्तियों की संख्या है, मिनिमम पंक्ति 1, मैक्सिमम पंक्ति P, J स्तंभों को निरूपित करता है, मिनिमम पंक्ति 1 और मैक्सिमम पंक्ति जो होगा यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा ना, Q यहाँ पे दे रखा है, Q लेंगे, ठीक है। मामला समझ में आ गया आप सभी को। अब सुनिएगा, ये तो नोटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार के सवालों की, ठीक है। देखिएगा, एक क्वेश्चन है जो कि राजस्थान बोर्ड में भी काफी बार आ चुका है, ठीक है, CBSE में भी काफी बार आ चुका है। एक अवयव
का क्रम ये पैटर्न है, इसका एक और भी है पैटर्न, वो ज़्यादा पूछा जाता है। एक अवयव का क्रम 3/2 का है, 2 का है, तो अवयव में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें पूछा गया है एक सवाल। अब देखिएगा इसका उत्तर, प्रश्नानुसार अवयव का क्रम 3/2 है, तो उसके अवयवों की संख्या क्या होगी भाई? अवयवों की संख्या 3 गुणा 2 अर्थात कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, 3 गुणा 2 अर्थात 6 होगी। अब इस चीज को नोट करके भी हम लिख लेते हैं, नोट करके भी, यदि अवयव का क्रम m क्रॉस n हो तो उसमें अवयव होंगे, कितने होंगे उसमें अवयव? m इंटू n के बराबर होंगे। जो भी आपके पास m इंटू n मतलब mn होंगे। ठीक है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? m इंटू n। आपको कोई भी ऑर्डर दे दे, मैं बोलूं अगर अवयव जो है 4/3 का है तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी? 12। मैं बोलूं 7/2 का है तो अवयवों की संख्या 14। मैं बोलूं 1/8 का है तो अवयवों की संख्या 8 होगी। मैं बोल रहा हूँ 7/5 का है तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 35 होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको अवयव का क्रम दे रखा है तो उनके अवयवों की संख्या निकालने के लिए उस क्रम को आपस में गुणा कर दो। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाता। सवाल जस्ट इसका उल्टा पूछा जाता है। राजस्थान बोर्ड में काफी बार 1 नंबर का सवाल आ चुका है। मैं बोलता हूं अवयव, किसी अवयव में अवयवों की संख्या 8 हो तो यहां से देखिएगा, 8 हो तो उसके सभी संभव क्रम क्या होंगे? या पूछा जाता है कि कितने सभी संभव क्रम होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर हमें बोला गया है, हल मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है, प्रश्नानुसार अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है भाई? 8 है। ठीक है, अतः अवयव के सभी संभव क्रम होंगे। अवयव के सभी संभव क्रम होंगे। तो देखिएगा कौन कौन से होंगे। मैं बोल देता हूं 1/8 का होगा तो 8/1 का भी हो सकता है। ठीक है, फिर 2/4 का तो 4/2 का भी हो सकता है। और आप बताइए और कोई संभव है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्रम को गुणा करने पर अवयव आते हैं, तो हमें क्रम को गुणा करने पर अवयव आते हैं, तो अवयव दे रखे हैं तो उसके क्रम भी बना सकते हैं। 1/8, 8/1, 2/4 और 4/2। क्या इसके अलावा कोई और संभव है क्या? क्या ऐसे 2 नंबर जिनका गुणा 8 के बराबर आता है, इनके अलावा कोई संभव है क्या? जी नहीं। इसका मतलब टोटल संभव क्रमों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी भाई? 4 होगी। चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये 1 अंक का सवाल राजस्थान बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे हमें
अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपकी किताब में भी काफ़ी दे रखे हैं, ठीक है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो और देख भी सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आवयवों के प्रकार, और आवयव के प्रकार के पश्चात उन आवयवों के जितने भी गुणधर्म हैं उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप जागृति लर्निंग ऐप को जिन विद्यार्थियों ने डाउनलोड नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, ताकि इस डिजिटल माध्यम से आपकी शिक्षा और आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। और इसी क्रम में हम अगले वीडियो को आगे लेकर के आएंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।